Earlier we discussed about the Bohr model of an atom, de Broglie relationship, dual nature of the matter, and how the statement of the Bohr that only those orbits are permitted where the angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi, that is verifiable with the help of the de Broglie relationship. All these topics we have discussed. The next in the series now, it is Heisenberg uncertainty principle. I think you have read this in your lower classes even. We will discuss little in detail what is the Heisenberg uncertainty principle here. I think you have seen this heading of this. Now, what is the uncertainty principle? It states that for a microscopic particle, it is not possible to measure simultaneously momentum and position with accuracy. Line may be different in your book, but I am stating the matter of the line that कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है कि अगर आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है. अगर एक टर्म आपके पास एक्यूरेट होगी तो दूसरी आपके पास इनएक्यूरेट होगी. दो टर्म्स ले रखी हैं इसने यहां पर. पोजीशन तो डेल्टा एक्स जो वो हमेशा पोजीशन के लिए, और पी वो मोमेंटम के लिए लिया जाता है. किसके लिए लिया जाता है? मोमेंटम के लिए. ही सेज कि पोजीशन अगर आप एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं. अगर मोमेंटम आप एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो पोजीशन अनसर्टेन है. नाउ इट इज वेरी कंफ्यूजिंग that why position is fixed but momentum is uncertain, or momentum is accurately known and the position is not accurately known. This is general relationship delta x into delta p, it is greater than equal to h upon 4 pi, which means delta x, that is the error in the position you can say, or uncertainty in the position. Delta p, that is the error in momentum measurement or uncertainty in the measurement of the momentum. Uncertainty means error. That is multiplication of these two is equal to h upon 4 pi, or it is more than h upon 4 pi. So that is a inequality. Equality also you can say delta x into delta p, it is greater than equal to h upon 4 pi. That is the mathematical relation. लेकिन हमें ये डिस्कस करना है कि अगर एक चीज सर्टेन है तो दूसरी अनसर्टेन क्यों है. टू डिस्कस इट इन डिटेल, लेट अस सी हाउ वी विजुअलाइज ए पार्टिकल. सो द रेड स्पॉट आई थिंक यू आर लुकिंग हियर, दैट इज ए इलेक्ट्रॉन. फॉर द टाइम बीइंग इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन रेड स्पॉट है ये. अगर इसको देखना है आपने तो इसके ऊपर लाइट आपको थ्रो करना पड़ेगी, and that light must reflect back into your eyes. What I am saying, when you want to see an electron, किसी चीज को आपने देखना है तो अंधेरे में तो दिखाई देगी नहीं, उसमें क्या करना पड़ता है? लाइट चाहिए आपको. डे टाइम में तो सनलाइट होती है, सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट से रेज ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक पहुंचती हैं, और आईज आपकी रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये स्टोन है, ये गिलास है, ये टेबल है, ये चेयर है, या ये क्लॉथ है. तो इस चीजों को क्या करती है? आइडेंटिफाई हो जाता है. तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को हमने देखना है, वी मस्ट थ्रो लाइट ओवर इट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इट मस्ट रीच आवर आईज सो दैट वी आर एबल टू सी इट. तो इतना सी बात है कि अगर पोजीशन चेक करनी है तो पोजीशन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा. Now, in order to see the electron, we have to use some light. कोई ना कोई लाइट जो है वो उसके लिए यूटिलाइज करना पड़ेगी.
when we say about the light or rays, some type of rays, then we are talking about the frequency of that light or wavelength of that light. किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं. तो दो तरह की रेज की डिस्कशन मैं यहां करने जा रहा हूं. एक में कि लाइट में जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसको देखने के लिए या तो उसकी वेवलेंथ कम है या उसकी वेवलेंथ ज्यादा है. तो जैसे यहां पर नजर आ रहा है वो आपको ऊपर, द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉलर, वन क्रस्ट टू द अनदर क्रस्ट, यहां से यहां तक जो वेवलेंथ है, छोटा सा मेजरमेंट है ये. द मेजरमेंट इज वेरी स्मॉलर हियर. In this case, this much is the wavelength, or from this side up to this much, that is the wavelength. तो wavelength इतनी छोटी है, या तो इस तरह की लाइट यूटिलाइज की जा सकती है, या फिर लाइट जो है वो ऐसी यूज हो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो. तो यहां नीचे एक और मैंने वेव ड्रॉ कर रखी है. द वेवलेंथ इट इज मच मोर, यहां से लेके यहां तक सारी क्या है, ये वेवलेंथ है. जहां वेवलेंथ ज्यादा है वहां फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कम है, और जहां नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ज्यादा है वहां वेवलेंथ कम है. तो दो तरह की लाइट जो वो यूटिलाइज की जा सकती है. पहले बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक रूम है जिसके डायमेंशन 12 इंटू 12 फीट है. देर इज ए रूम एंड द डायमेंशन आर 12 इंटू 12 फीट. फॉर द टाइम बिंग सपोज कर लो कि उसका जो डायगनल है रूम का अंदर वो ज्यादा से ज्यादा कितने डायमेंशन का है, 14 फीट का है. तो 12 फीट एक साइड हुई, 12 फीट दूसरी साइड हुई, और 14 फीट का उसमें क्या हो गया, डायगनल हो गया. अगर उसके अंदर कोई डॉग है या कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी पोजीशन को बाहर बैठा बंदा जो किस तरह से सोच सकता है. वो एक कॉर्नर पे हो, हम उसको दूसरे कॉर्नर पे सोचे जाएं, ये पॉसिबिलिटी है. या वो जिस कॉर्नर पे हो हम उस कॉर्नर पे ही उसको सोच रहे हो. सो द पर्सन विच इज आउटसाइड, he is thinking about the person which is inside the room. Door is closed, दरवाजा बंद है, उसको देखा नहीं जा सकता है. तो मैक्सिमम गलती उसकी कितनी हो सकती है, अगर फीट के हिसाब से देखा जाए, एक कॉर्नर पे है तो दूसरे कॉर्नर पे है, तो डायमेंशन क्या है कमरे के, 12 फीट तो उसकी एक साइड है. तो या तो 12 फीट का गैप हो सकता है उसके सोचने में कि एक कॉर्नर पे हो लेकिन दूसरे कॉर्नर में मिले साइड में, या फिर डायगनली है तो ज्यादा से ज्यादा 14 फीट से ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक कॉर्नर पे सोच रहा हो और डायगनली वो दूसरे कॉर्नर पे हो. तो जितने की कमरे के डायमेंशन है उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है. जितने की कमरे के डायमेंशन है उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी उसमें पॉसिबल नहीं है. सो नाउ आई एम अगेन यूजिंग दैट कंसेप्ट इन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हियर, कि जितनी छोटी वेवलेंथ होगी तो पोजीशन जो वो उतनी ही, पोजीशन में अनसर्टेनिटी उसके डायमेंशन के बराबर ही होगी. स्मॉलर द वेवलेंथ देन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज मोर सर्टेन, बिकॉज अनसर्टेनिटी इट इज लेस. व्हाई इट इज लेस, क्योंकि अनसर्टेनिटी कितनी है, उसके डायमेंशन के इक्विवेलेंट ही है. जैसे कमरे के डायमेंशन 12 और 14 फीट के थे, तो इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, उसी के अंदर ही होगा ना जो भी होगा. तो उसी तरह से मान लो वेवलेंथ छोटी है तो जितनी कम वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर होगा. लेकिन अगर छोटी वेवलेंथ होगी तो अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, स्मॉलर होगी. मींस वी आर मोर सर्टेन अबाउट द इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर नीचे यहां बात की जाए कि वेवलेंथ लार्जर यूज करते हैं हम यहां पर, व्हेन वी आर यूजिंग द लार्जर वेवलेंथ, हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉन को यहां सपोज करूं इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे हो, तो जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे वेवलेंथ के उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी. अगर ये 2 मीटर की है तो अनसर्टेनिटी विल बी इन 2 मीटर्स मैक्सिमम. और अगर वेवलेंथ जो है केवल 1 सेंटीमीटर की है
तो अनसर्टेनिटी विल बी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी कौन डिसाइड कर रहा है? इट इज डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ। इट इज डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ। स्मॉलर द वेवलेंथ, देन स्मॉल इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मोर इज द वेवलेंथ, more will be uncertainty in position. Now how the momentum is related, let that we will discuss here. तो अगर पोजीशन और मोमेंटम का जो रिलेशन था उसको मैं रीराइट करूं यहां पर, देन डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन 4 पाई। जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना ये फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि 1 है। अगर डिनोमिनेटेड 0.5, 0.2, 0.1, 0.1 आएगा, देन डेल्टा पी विल बी मोर। इसका मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी मोमेंटम में उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आएगी। कम वैल्यू भरोगे, अगर ज्यादा वैल्यू भरोगे तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। तो डेल्टा एक्स अगर कम है तो डेल्टा पी ज्यादा है, अगर डेल्टा पी ज्यादा है तो डेल्टा एक्स ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब दोनों आपस में जो एंटी रिलेटेड है, इफ वन इज मोर अनदर वन इज स्मॉलर, तो जितनी कम अनसर्टेनिटी पोजीशन में होगी उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी किसमें आएगी? मोमेंटम में आएगी। अब जब मोमेंटम की बात कर रहे हैं, सपोज वी वांट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। किस तरह से? पीछे जो था वो हमारे पास यहां पर क्या है कि वेवलेंथ स्मॉलर ले ली तो क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लेस हो गई। लेकिन जब मैं स्मॉलर वेवलेंथ यूटिलाइज करता हूं तो स्मॉलर वेवलेंथ जब भी यूटिलाइज होगी तो उस वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। उस वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा उस रे की एनर्जी होगी उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होगा। एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस मीन्स, सी हियर द इलेक्ट्रॉन इज देयर, इफ it is traveling with just like this speed, and if a ray strikes here then its velocity will immediately change. तो अगर स्मॉलर वेवलेंथ यूटिलाइज होती है तो उससे क्या होगा? उस रे की एनर्जी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। वो जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, जैसे ही वो रे उसके साथ स्ट्राइक करेगी, momentum will immediately change और velocity of that particle will immediately change. तो इट मीन्स कि दोनों में से एक ही कंपोनेंट जो है वो सर्टेन है, दूसरा कंपोनेंट सर्टेन नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम थी इससे रिलेटेड? मोमेंटम और पोजीशन की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, कि अगर वेवलेंथ स्मॉलर यूटिलाइज करते हो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लेस है, पर स्मॉलर वेवलेंथ यूटिलाइज करने से एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखने के लिए आपने रेज उसके ऊपर थ्रो की, लेकिन उससे क्या हो गया? एनर्जी ट्रांसफर हो गया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है मोमेंटम चेंज हो गया। अगर एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस नहीं होना हो तो क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ कम एनर्जी की यूटिलाइज करना पड़ेगी। जब आप लेसर rays of lesser energy is utilizing or lesser frequency is utilizing or larger wavelength is utilizing, then the energy transfer process doesn't take place, and because of that momentum does not change. But since wavelength is larger, uncertainty in position it is more. So that is why it is said that it is difficult to measure or it is impossible to measure the momentum and position of a particle, microscopic particle, with accuracy simultaneously. Simultaneously आप accuracy के साथ इनको measure नहीं कर सकते हैं। That is the uncertainty principle. That is the uncertainty principle. Now let us discuss what is a Schrodinger wave equation. This is very much important. It is mostly asked in the examination. This is a concept of the wave that has been utilized by Schrodinger. He described the electron motion mathematically as a wave nature of the electron. He utilized the wave equations and defined the motion of the electron inside the atom. How he defined that? Let us see that.
So see this picture here. So that is a wave. अर्लियर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई करने के लिए हमने इन फेज और आउट ऑफ फेज जो वेव डिस्कस की थी. तो ये उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन वेव है. अगर मैं इसको यहां से बीच में से तोड़ दूं तो ये एक थ्रेड की तरह बन जाएगी, जस्ट लाइक दिस. इट इज टाइड बिटवीन टू, क्योंकि क्या है, क्लोज पाथ है ना ये. यहां से एक धागा पूरा का पूरा क्या है, क्लोज है. तो क्लोज करने के लिए इसको भी मैंने यहां टाई कर दिया, इसको भी यहां पर मैंने टाई कर दिया. नाउ इफ आई स्ट्रेच द स्ट्रिंग फ्रॉम वन साइड, एक साइड से मैं अगर स्ट्रेच करूं स्ट्रिंग को तो इस तरह के रिपल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे. और रिपल जो है वो किसके साथ स्ट्राइक करेगा, बाल के साथ. देन इट इज रिटर्न बैक जस्ट लाइक दिस वे. सो दैट इज ए रिटर्न वेव हियर जो ऊपर नजर आ रही है, और जो यहां से है वो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से जो वो वेव बनी है. दिस टाइप ऑफ वेव इट इज टर्म्ड एज द स्टेशनरी वेव. क्या बोलते हैं इसको, स्टेशनरी वेव बोलते हैं. फॉर स्टेशनरी वेव वी आर हैविंग ए रिलेशनशिप इन द मैथमेटिक्स, साई इज इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा. Psi is the wave function, a is a constant, and it is x, that is the linear displacement, and x is the displacement here from this point, and lambda is the wavelength. So from this point to this point, that is the lambda. So that describes the a stationary wave. If you differentiate it with respect to the x, you will get a cos 2 pi x upon lambda into 2 pi upon lambda. If you rearrange it, it will be curly psi upon curly x, that is equal to a 2 pi upon lambda. It is cos of 2 pi x upon lambda. बुक्स में कई जगह d psi upon dx भी लिखा है, लेकिन इसमें जो है वो फंक्शन जो है वो मल्टीपल एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर, y और z के ऊपर डिपेंडेंट है. तो आपने यहां पर जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लेनी है, ना कि सिंपल डिफरेंशिएशन को शो करना है. इफ यू अगेन डिफरेंशिएट द रिलेशनशिप, यू विल गेट कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट हैज बीन फ्रॉम द फर्स्ट डिफरेंशियल. और पीछे जो डिफरेंशियल था इसमें a एज इट इज दैट इज कांस्टेंट, कोस ऑफ 2 पाई एक्स, साइन का डिफरेंशियल जो कोस आएगा, और उसके बाद जो ये फंक्शन होता है इसकी डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2 पाई अपॉन लैम्डा. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, देन कोस विल चेंज इनटू माइनस साइन, एंड अगेन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा. इफ यू collect these two constants, then it is curly psi upon curly x square is equal to minus 4 pi square upon lambda square a sin 2 pi x upon lambda. What is this? This is psi. So again substituting it for psi. So curly square psi upon curly x square is equal to this much. Take this term to that side. You will get curly square psi upon curly x square is equal to 4 pi square upon lambda square into psi, that is equal to 0. Now utilizing the de Broglie relationship, it is lambda that is equal to h upon mb. When you substitute this value, you get curly square psi upon curly x square, that is equal to 4 pi square m square b square upon s square into psi, that is equal to 0. Now next, the total kinetic energy of the system or the electron, it is equal to kinetic energy plus its potential energy. Kinetic energy is half mv square, potential energy is taken as v. If you rearrange them, then E minus V, E means total, minus V, that is equal to half mv square, or mv square that is equal to twice E minus V, or both side multiplying by m, you will get 2m into E minus B is equal to m square into b square. तो पीछे जो रिलेशन था इसमें एम स्क्वेयर और बी स्क्वेयर आ रहा है, यहां पर लास्ट में ये रहा एम स्क्वेयर और बी स्क्वेयर. तो इस रिलेशन में जो है वो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है किसकी, एम स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की. एज यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज कर्ली स्क्वेयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर 2m, इट इज ई माइनस बी अपॉन एस स्क्वेयर इंटू साई इज इक्वल टू 0. यू विल गेट द रिलेशन डाउनवर्ड. It is 8 pi square m upon s square e minus b into psi, that is equal to 0. So similar will be the relation for the movement along the y axis.
Similar will be the relation for the movement along the z-axis. So same relation I have written here. If you collect all these relations, you will get curly square psi upon curly x square, curly square psi upon curly y square, curly square psi upon curly z square. Their summation all plus it is 8 pi square m upon s square e minus b into psi, that is equal to 0. That is termed as the time independent Schrodinger wave equation, because it is not including any factor t. टाइम इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसको टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं. ये जो कर्ली स्क्वायर वाला पोर्शन है इसको बाहर लिया जा सकता है, दैट इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटर. into psi plus 8 pi square and same term equal to 0. This operator is del square. It is also termed as the Laplacian operator. So del square psi into plus 8 pi square m upon s square, it is e minus b into psi, that is equal to 0. So that is termed as the Schrodinger wave equation, where del square is equal to this much, that is termed as the Laplacian operator. So remaining portion we will discuss next time.